नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 42 है, पार्ट नंबर 41 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 721 हो रहा है, 721 लेकर 728 हो रहा है, 723 ले 727 हो रहा है, 727 ले 33 हो रहा है और 733 ले यहाँ पर 741 हो रहा है और 741 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 721 लिखा हो रहा है, ये 723 हो रहा है। तो 721 में अगर 2 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा और 23 लिख क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 27 लिख रहा है। तो 23 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा और 27 लिख क्या लिख रहा है, 33 लिख रहा है। तो 27 में क्या करते हैं, 6 को जोड़ देंगे ना, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा और 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 लिख क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। तो 33 में जब 8 को जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। तो 41 में कौन सी संख्या जोड़ते हैं, जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। देखिए 2 4 6 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 741 में जब यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 51 हो गया, यानी यहाँ पर आपको 751 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 751 हो जाएगा। तो 751 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 18 जो ना यहाँ पर आपको 52 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 12 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, 18 को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 18 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, 18 कितना होता है 54, और 54 में यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, 12 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं तो बढ़ती है 36 हो गया। ठीक है, और 36 में 2 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। कितना आ गया, 34 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कक्षा के सभी यानी 30 विद्यार्थियों एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। ठीक है, अरुण दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि हरीश बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। अरुण और हरीश के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि मान लीजिए किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, यानी 30 को विद्यार्थी हैं। ठीक है, वो उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं। आगे बोल रहा है कि अरुण बाएं, देखिए अरुण जो है वो दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि हरीश बाएं छोर से ये 8वें स्थान पर है। तो अरुण और हरीश के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोकर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर खोल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं ना, यहाँ पर 30 विद्यार्थी है, टोटल कितने हैं, ये 30 विद्यार्थी हैं। ठीक ना, 30 विद्यार्थी हो गया। अब 30 विद्यार्थी हो गया ना, तो अरुण का बाएं से छोर बताना है। देखिए अरुण का बाएं से, देखिए अरुण का जो है ना वो दाएं से कितना दिख रहा है, 7वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब जबकि हरीश बाएं छोर से यहाँ पर 18 यानी 8वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए 30 में से क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे। ठीक है, यानी दाएं छोर से अरुण को घटाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे। ठीक है, जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 23 आ जाएगा और 23 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 27 आ गया। ये 27 किसका आ गया, तो 27 यहाँ पर आपको अरुण का आ गया। और सॉरी यहाँ पर 27 नहीं 24 ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए 23 1 24 हो गया। ठीक है ना, 24 ये अरुण हो गया। ठीक है ना, ये अरुण हो गया। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर आपको किसका दिख रहा है, ये बाएं दाएं हो गया। ठीक है ना, इधर बाएं दिख रहा है। ठीक है, बाएं से, यानी अरुण बाएं से 24वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हरीश बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, हरीश बाएं छोर से
8वें स्थान पर है। देखिए तो अब दोनों का बीच क्या करेंगे, पहले इसको छोड़ देते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए अरुण और हरीश के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं ना, देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना करते हैं, तो अरुण का रखते हैं, ठीक है ना, अरुण, ठीक है ना, अरुण और, ठीक है, अरुण और हरीश, ठीक है ना, हरीश, ठीक है, अरुण और हरीश की, ठीक है, मध्य, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य व्यक्ति, ठीक है, मध्य व्यक्ति। तो मैं मध्य व्यक्ति टोटल कितना दिख रहा है, यहाँ पर 24 आ गया, क्योंकि अरुण का 24 आ गया। जब अरुण का 24 आ गया, ठीक है ना, अरुण का जब 24 आ गया बाएं से, तो दाएं से यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 8वां स्थान पर दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं देखिए यहाँ पर आपको दाहिने छोर से दिख रहा है, तो दाहिने छोर से अब 8 में से क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपको -1 कर लेंगे, ठीक है ना, एक क्योंकि माइनस करेंगे। अब देखिए 24 में से यहाँ पर आपको 8 को हटालेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 16 4 16, हाँ 16 बच जाएगा, ठीक है, और 16 में से 1 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना बच गया, 15 बच गया। तो आपसे वही पूछा है कि अरुण और हरीश दोनों के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 15 को व्यक्ति हैं। तो 15 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 46, 35, 923 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाए जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम संख्या में 1 को जोड़ देंगे और विषम संख्या में 2 घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा उसमें बोल रहा है कि बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे अंकों का क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 46 लिख रहे हैं, ठीक है, और 46, 35 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 46, 35 और 923 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 23 को इधर रखते हैं, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है, ये संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, सम संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको 7 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, अतः था प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाए जाए, विषम संख्या में 2 को घटाते हैं, ये विषम संख्या, इसमें 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। अब इसमें विषम संख्या दिख रही है, इसमें भी -2 करेंगे, ये आपको 3 बच गया। ये भी विषम संख्या, इसमें भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 6 बचेगा ना, 6 बच गया, 7 दूना होता है ना, यहाँ पर आपको 7 बच गया। अब आगे देखिए ये भी विषम संख्या है, इसमें भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे, ये 1 बच गया, ठीक है ना, 1 बच गया। बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। तो नई संख्या में बोल रहा है कि देखिए बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा ये दिख रहा है, ठीक है ना, दाएं से दूसरे, दाहिने से दूसरा आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। योगफल कितना होगा, देखिए दाहिने से और बाएं से दोनों का दूसरा दूसरा अंक कौन सा दिख रहा है, योगफल ज्ञात करना है। तो 7 इधर दिख रहा है और 3 इधर दिख रहा है, तो 7 3 कितना होता है, 7 और प्लस को जोड़ेंगे 3 को, ठीक है ना, ये 3 को कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए दी गई आकृति में वृत्त स्नातकों को, ठीक है, निरूपित करता है, त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है और वर्ग परास्नातकों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे आपको दी गई आकृति में, नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, ठीक है ना। इन तीनों आकृति में देखिए ना बोल कर है, देखिए ये बोल रहा है कि देखिए वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है, तो वृत्त, तो यहाँ पर स्नातक को रखते हैं, देखिए स्नातक, ठीक है ना, स्नातकों, ठीक है। वृत्त क्या दिख रहा है, स्नातकों को निरूपित करता है। आगे बोल रहा है कि त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है, त्रिभुज क्या किस करता है, कामगारों को, ठीक है ना, कामगारों हो गया, ठीक है ना, कामगारों को निरूपित करता है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि और वर्ग अपरा स्नातकों को निरूपित करता है, वर्ग किसका, परा स्नातक, यानी परा, ठीक है ना, स्नातक, ठीक है, स्नातकों को निरूपित करता है, ठीक है, परा स्नातकों को निरूपित करता है, ठीक है। आप बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए सवाल आपको क्या पूछ रहा है ना, सवाल देखिए पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र, यहाँ से कौन सा क्षेत्र यानी स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है। जो कौन सा क्षेत्र है जो स्नातक और परास्नातक दोनों को निरूपित करता है,
लेकिन यहाँ पर किंतु बोल रहा है कि कामगार को नहीं, तो कामगार को नहीं, तो कामगार आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज को नहीं दिखाना है, केवल हमको क्या दिखाना है, त्रिभुज को काट देते हैं, हमको त्रिभुज ले कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए, हमको केवल देखिए ये पूछ रहा है कि स्नातकों और कामगारों, देखिए स्नातकों और परस्नातकों को निरूपित कौन कौन सा जो शब्द है वो आपको कर रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। एफ आपको देखिए यानी स्नातकों में भी है और प्रस्नातकों में भी है, लेकिन कामगार से यानी अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर एफ दिख रहा है, यानी एफ वो ऐसी मान लीजिए अक्षर है जो यहाँ पर स्नातकों और प्रस्नातकों को निरूपित करता है, किंतु कामगारों को नहीं निरूपित करता है, ठीक है ना। तो एफ हो जाएगा। तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 22 फरवरी 2002 को यानी शुक्रवार था, जो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 22 फरवरी 2002 को यानी शुक्रवार था, ठीक है ना। तो 15 मार्च 2008 को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देख कह रहा है, यहाँ पर देखिए 22 फरवरी 2002 से, और यहाँ पर 22 फरवरी 2002 को क्या बोल रहा है, ये शुक्रवार बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि शुक्रवार है। तो 15 मार्च 2008 में बताना है कौन सा दिन होगा सप्ताह के। देखिए तो 2000 देखिए यहाँ पर 22 लेकर, यहाँ पर 22 चल रहा है ना, यहाँ पर देखते हैं ये आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, 2002 दिख रहा है, 2003 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 तक लेंगे, लेकिन 8 तक भी लेंगे, यानी फरवरी तक 8 तक लेंगे। जब फरवरी देखिए 2002 से 2008 तक फरवरी में लेंगे ना, तो शुक्रवार हो गया, शुक्रवार के बाद में क्या देगा, शनिवार, रविवार और यहाँ पर फिर मंगलवार, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 क्या है, ये 4 से भी भाज हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो आपको ये लीप ईयर्स हो गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें 2 दिन जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर आपको बुधवार, गुरुवार, ये शुक्रवार आ गया, यानी 22 फरवरी 2008 को शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, फिर से शुक्रवार आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको 15 मार्च बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 15 देखिए अब 22 यानी 22 फरवरी, ठीक है ना, 22 फरवरी, हाँ देखिए 22 फरवरी से यहाँ पर 2008 से और 15 मार्च 2008 तक की कुल विषम दिनों की संख्या निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि 22 फरवरी 2008 से, तो 22 फरवरी 2008 से यहाँ पर आपको 15 मार्च 2008 तक की विषम संख्या, तो देखिए तो 22 फरवरी हो गया, तो 22 फरवरी तक तो ले लिए, लेकिन 22 के बाद में कितना आ गया, यहाँ पर 7 दिन इधर में हो गया, क्योंकि यहाँ पर 27 29 का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब ये 15 मार्च 15 इसमें भी हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल कितना होगा है फरवरी में 29 दिन, 29 दिन में 22 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा, और 7 से भाग करेंगे, ठीक है ना। एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 से भाग कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 7 आ गया, और 7 में क्या करेंगे 15 को जोड़ देंगे, क्योंकि 15 मार्च तक बोला है, तो 15 मार्च तक तो लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22 बटा कितना आ गया, 7 आ गया, तो 22 बटा 7 आ गया, तो 70 के कैसे होता है, यानी शेषफल कितना बचा, 1 बचा है। जब शेषफल 1 बच गया तो यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, यानी 15 मार्च को शुक्रवार, यानी 15 मार्च को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, ठीक है ना। तो एक दिन इसमें जोड़ देंगे, जब इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया, शनिवार आ गया, क्योंकि देखिए यानी 22 फरवरी कौन सा दिन था, 22 फरवरी 2008 को यहाँ पर आपको शनिवार था, और शनिवार में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये नहीं शुक्रवार में 1 को जोड़ेंगे ना तो शनिवार आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, शनिवार। तो आपसे वही पूछा है कि 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो शनिवार। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ईंटें जो ना आपको भट्टे से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सिक्के जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईंटें जो ना वो भट्टे में बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सिक्के कहाँ बनाते हैं, तो सिक्के आपको टकसाल में बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ईंटें जो है ना, ईंटें वो भट्टे में बनाए जाते हैं, यानी बनाना, ठीक है ना, यानी बनाए, ठीक है ना, बनाए जाते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ईंटें जो है वो भट्टे में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से सिक्का जो है ना, सिक्का की ढलाई, देखिए सिक्का की, ठीक है, यानी ढलाई, ठीक है ना, सिक्का की ढलाई की जाती है, तो कहाँ की जाती है, तक यानी
टकसाल में कहते हैं, ठीक है ना, की जाती है, ठीक है, की जाती है, तो कहाँ की जाती हैं, यानी देखिए यानी टकसाल हो गया, यहाँ पर टकसाल दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ईंटें जो है ना, ईंटें वो भट्टे में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से सिक्का जो है ना, वो सिक्के की ढलाई की यहाँ की जाती है, तो टकसाल में। तो टकसाल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8-9 प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ई बैठा है, यानी डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर ए बैठा है, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी के ठीक के बाईं ओर में सी बैठा है, यानी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है, ठीक है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से चारों में से देखिए 4 में से 3 का एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, यानी वह कौन सा जो समूह है जो समझित नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 6 व्यक्ति है, बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठाते हैं, देखिए 6 व्यक्ति, 1 2 और 3 4 5 6 व्यक्ति है। इधर क्या होता है ना, इधर बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखिए डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ई बैठा है, तो डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ई बैठा है, तो डी को रखते हैं, डी के दाहिने ओर पड़ोस में ई बैठा है, ठीक है। और देखिए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर ए बैठा है, लेकिन यहाँ पर डी के चौथे स्थान पर ई बैठा है, तो 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर आपको क्या बैठा है, एफ बैठा है ना, तो यहाँ पर आपको एफ को बैठाते हैं, ठीक है, एफ बैठा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी और डी के बीच में, तब बी यहाँ पर रखते हैं, बी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, तो बी के बाईं ओर पड़ोस में सी बैठा है, सी को यहाँ पर रख लेंगे, तो इसका मतलब ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है, हाँ तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई दिख रहा है, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि दी गई अब व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से चार में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, यानी इसे कहने का मतलब है कि इन 4 ऑप्शन दिए है, इन 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है, ठीक ना। देखिए और बोल रहा है कि इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, ठीक है, वह कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है, वो कौन सा बताना है कि जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए सी, देखिए बी और ए दिख रहा है, तो बी और ए क्या दिख रहा है, तो बी यहाँ पर दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए आपको क्या दिख रहा है, यानी ए यानी बगल में दिख रहा है, तो क्या बगल में दिख रहा है, ठीक है ना। और आगे देखिए और दिख रहा है इसमें, तो देखिए ये जो है ना, ये सी और डी में बैठा व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये देखिए ये पड़ोसी हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। ये सी और डी, देखिए सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, सी और डी में, ठीक है ना, सी और डी बैठे व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। नहीं देखिए यहाँ पर आपको पड़ोसी है, ये तो ठीक है। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है ना, जैसे बी और ए रखिए, तो देखिए बी और ए हो गया ना, तो बी इधर हो गया, ए हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, यानी पड़ोसी दिख रहा है, ठीक है, पड़ोसी हो गया। अगर सी को रखते हैं तो सी और बी, तो सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, ये भी आपस में क्या दिख रहा है, एक जगह पड़ोसी है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए डी, ए भी दिख रहा है और डी दिख रहा है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, पड़ोसी दिख रहा है, यानी तीनों का दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। देखिए ए हो गया और यहाँ पर सी और डी, इन तीनों एक समान है क्योंकि आपस में पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, अलग को बताना है कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर एफ और ई दिख रहे हैं, एफ यहाँ पर दिख रहा है, ई यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये आपस में क्या ये आपको दिख रहा है, यानी दोनों एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपको बाएं छोर पर दिख रहा है, ये दाहिने छोर पर दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपसे वही बताना था कि जो उस समूह से सम्मिलित नहीं है, उस समूह से सम्मिलित ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कार दिया है, इंजन दिया है और ड्राइवर दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या रखेंगे, वो कार को रखते हैं, ठीक है ना। कार हो गया। कार के अंदर में क्या आता है, इंजन भी आता है। कार के अंदर में क्या आ जाएगा, ये इंजन आता है, ठीक है, इंजन हो गया। कार के अंदर में इंजन भी आता है और कार के अंदर में ड्राइवर भी आते हैं, क्योंकि बिना ड्राइवर को तो चलेगा नहीं कार, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ड्राइवर भी हो जाएगा, यानी ड्राइवर, ठीक है ना, ये ड्राइवर भी हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर सबसे कॉमन कार दिख रहा है, कार के अंदर में इंजन भी आता है, कार के अंदर में ड्राइवर भी आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं भी करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ सड़क पंखा है, कुछ जो सड़क है ना वो पंखा है, तो मान लीजिए सड़क को रखते हैं, ठीक है ना। कुछ सड़क का दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, यहाँ पर आपको पंखा दिख रहा है, कुछ सड़क का है, पंखा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई पंखा कार नहीं है, जो कोई पंखा है ना वो कार नहीं है, ठीक है, कार नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ सड़क कार है, तो कुछ सड़क क्या कार से समित है, नहीं है, ठीक है, एक गलत बोल रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पंखा सड़क है, हाँ कुछ जो पंखा है ना वो यहाँ पर आपको सड़क दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, ये कहाँ, यहाँ पर इसके जगह पर भागा रखते हैं। बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो सी के जगह पर यहाँ पर आपको प्लस रखते हैं, ठीक है ना। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस है, तो माइनस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे, क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। देखिए यहाँ पर 92 माइनस 9, फिर प्लस में 96, ठीक है ना, फिर भागा 12 दिख रहा है, फिर गुना 7 दिख रहा है ना, गुना क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह है। अब देखिए इनको करना क्या है, सबसे पहले भाग करेंगे, तो 12 8 96 हो गया, ये 8 में कट गया, और 7 8 56 आ गया। देखिए यहाँ पर 92 माइनस 9 और प्लस में यहाँ पर 96 आ गया, सॉरी 7 8 56 आ गया, ठीक है, ये 56 हो गया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे। अब देखिए 56 आ गया, तो इनको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, माइनस नहीं, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले माइनस करते हैं। देखिए 92 में से 9 को घटा लेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, ठीक है, 83 9 7, ठीक है, 83 आ गया। और 83 में क्या करते हैं, 56 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 139 आ जाएगा, ठीक है ना, 139 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 139 हो जाएगा। तो 139 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि जितेन यानी बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 28 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 69 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 44 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, करके बिंदु जेड पर रुक जाता है। तो बिंदु वाई पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और तथा किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है कि जितेन, ठीक है ना, बोल रहा है कि जितेन बिंदु वाई से चलना शुरू करता है और यहाँ पर दक्षिण की ओर 28 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को रखते हैं, जिससे यहाँ पर एक पूर्व होता है,
ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए बोल रहा है कि यह दक्षिण की तरफ 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर वाई जेड, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको वाई रखते हैं, ये आपको यहाँ पर अक्षर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि देखिए दक्षिण की तरफ ड्राइव करते हैं, तो यहाँ से आपको दक्षिण की तरफ कितना चलेगा, 28 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना, ये 28 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, ठीक है। तो दाहिने किधर चलेंगे, दाहिने इधर चलेंगे, और कितना चल रहा है ये, 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 69 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाहिने में बाएं मुड़ता है और 69 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 69 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 69 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ते हैं, ये कितना चल रहा है, 44 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये 44 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और ये 51 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक ना। फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो फिर दाहिने मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, और जेड बिंदु पर पहुंच गया, ये 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, ठीक है ना, जेड बिंदु पर पहुंच गया। अब देखिए रुक जाता है, तो बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, यानी इसे कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके जेड से लेके वाई तक हमको जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, 2 गो में दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको कितने किलोमीटर में दिख रहा है। अब ठीक ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल कितने दिख रहे हैं, 69 दिख रहे हैं, 69 में ये क्या दिख रहा है, 51 दिख रहा है, 69 से क्या दिख रहा है, ये 51 दिख रहा है, 69 में 51 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। जब 69 में 51 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 आ जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, ये टोटल कितना दिख रहा है, 69, 69 में से 51 को माइनस कर लेंगे, ये 18 बच गया, ठीक है, 18 आ गया। और जब 18 आ गया ना, तो अब आगे देखिए ये 18 किलोमीटर आ गया, कितना गया ये 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर कौन आ गया, ई वाला गया, ठीक है, ये 18 किलोमीटर हो गया। अब 18 किलोमीटर 28 किलोमीटर फिर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 28 हो गया और ये 18 हो गया, इनको भी जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 किलोमीटर आ गया, कितना गया 46 किलोमीटर, यानी 46 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो देखते हैं कि 46 किलोमीटर उत्तर की तरफ किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार ने कुछ सामान 2500 में खरीदा और उसे 3250 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, कुछ सामान खरीदा, तो 2500 में सामान खरीदा लेकिन 3250 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लाभ प्रतिशत को रखेंगे, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत बराबर करता है यानी सीपी माइनस एसपी, और बटा में फिर सीपी गुने 100 होता है। जैसे देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना दिख रहा है, 3200 दिख रहा है, 3250 और माइनस क्या करेंगे, ये 2500 कर देंगे, ठीक है ना, और बटा में फिर सीपी रखेंगे, तो सीपी कितना है 2500 है, 2500 हो गया, फिर गुना क्या करेंगे 100 रख लेंगे। अब इसको देखिए अगर 3250 में से 2500 घटा लेंगे तो 750 आ गया, ठीक है ना, ये 750 आ जाएगा, ठीक है। अब 750 में से यहाँ पर क्या रखेंगे 2500 रखेंगे, फिर गुना क्या करेंगे 100 को करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 3 75 होता है, ये 30 हो गया, ठीक है ना, ये 30 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 30% आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है 30%, तो 30% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला देखिए 80 मिनट तक, ठीक है ना, 20 मीटर की चाल से चलती हैं और 70 मिनट तक 50 मीटर की चाल से यात्रा करती हैं, उसकी औसत चाल यानी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक महिला है जो कि 80 मिनट तक, ठीक है ना, 80 मिनट तक वो 20 मीटर प्रति मिनट के चाल से चलती है, और बोल रहा है कि 70 मिनट तक वो 50 मीटर की यात्रा यानी मिनट के चाल से चलती है, ठीक है। तो उसकी औसत चाल मीटर में बताना कितना होगा। देखिए औसत चाल, तो यहाँ पर औसत चाल रखते हैं, औसत चाल, औसत, ठीक है ना, औसत चाल हो गया। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी और कुल समय, कुल दूरी और कुल समय निकालते हैं। तो कुल दूरी कितना दिख रहा है, देखिए 80 गुने ये 20 हो गया, क्योंकि 80 20 ये इसको क्या करेंगे अलग करेंगे, इसको आपको अलग करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 70 गुने
50 हो गया, ठीक है। और बट्टा में क्या दिख रहा है, अब बट्टा में दोनों के मिनट रखेंगे ना, यहाँ पर आपको 80 हो जाएगा, फिर प्लस में 70 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए इनको क्या करेंगे, 8 दूनी के 16 यानी 1600 आ गया, ठीक है ना। फिर प्लस में क्या करेंगे, 7 पाँचे 35, ठीक है, यानी 3500, ये 3500 हो गया। बट्टा में इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 15 यानी 150 आ गया, 150। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 5100 आ गया, ये 5100 आ गया। 5100 में 150 को डाउनलोड यहाँ पर क्या करेंगे, ये भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको 15 से, तब 15, तो देखिए यहाँ पर आपको 15 3 45, ठीक है ना। अब 45, फिर यहाँ पर 15 से तो 4 मिनट में, ठीक है ना, ये 34 आ गया, कितना आ गया, ये 34 आ गया, 34 मिनट प्रति मीटर से आ गया, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी औसत चाल कितनी है, तो 34 मिनट। तो 34 मिनट देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यानी सरपन ने एक बॉक्स का क्रय मूल्य यहाँ पर 2400 है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 41% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सरपन ने एक बॉक्स का क्रय मूल्य यहाँ पर 2400 है, कितना है 2400 है, तो दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 41% की छूट देते हैं, इसी क्रय मूल्य पर 41% की छूट भी देती है, तो बताना क्या है, उसको विक्रय मूल्य बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, देखिए टोटल कितना दिख रहा है 2400 है, ठीक है। 2400 गुने क्या करेंगे 100 में गए, इस 100 में से क्या करेंगे 41 को घटा लेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज एक नहीं, इसको बाहर करते हैं, ठीक है ना, 41% घटाएंगे तो 2400 को 2400 हो जाएगा, यहाँ पर 2400 के 2400 हो गया है। ये फिर गुने कितना गया, यहाँ पर आपको 59 आ गया, 59% में आ गया। तो परसेंटेज को मान लीजिए यहाँ पर देखिए ना, हटा लेते हैं, तो इसके जगह पर रखते हैं 100 रखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, ये 24 में 69 में गुना कर देंगे, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 1416 आ जाएगा, यानी 1416 आ गया, कितना गया, 1416 आ जाएगा, इस 1416 आ गया, तो चलो 1416 रुपया आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि विक्रय मूल्य गया कितना है, तो 1416 रुपया। तो 1416 रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।